हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी वेल डन होंगे, स्वस्थ होंगे अपने स्थान पर। और पढ़ाई हम लोग कर रहे थे टेंस का। और टेंस में हम लोग पास्ट टेंस का कल पढ़ाई शुरू किए थे, ट्रांसलेशन के लिए उसका स्ट्रक्चर। चीज़ें बहुत आसान है जब आप थोड़ी सी अ, सही तरीके से बात को समझते हैं तो। अन्यथा रटने का तो दुनिया लगा ही हुआ है, परंतु आपको जरूरी है कि पहले आप अच्छे तरीके से बात को समझें। समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो पास्ट टेंस को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे, और पास्ट टेंस में हम लोग बात कर रहे थे आपको सिंपल पास्ट का बात कर लिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बात कर लिए, पास्ट परफेक्ट तक का स्ट्रक्चर का बात कर लिए। हालांकि हमने आपको सिंपल पास्ट का पांचों फॉर्म का स्ट्रक्चर लिखा पिछले क्लास में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी आई होप पूरा स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, और थर्ड नंबर में पास्ट परफेक्ट जो पढ़े हम लोग उसका पूरा स्ट्रक्चर। और आपने उसमें ये भी देखा था कि किस प्रकार से प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में हम स्ट्रक्चर को बदल लेते हैं। अगर हमें प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर्स याद है तो कहीं ना कहीं हम उसको पास्ट में बदल सकते हैं। तो जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदले, तो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर था उसको लिखे, फिर उसके बाद उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदले। और वहीं पे हम लोग कल चर्चा भी किए कि कोई भी स्ट्रक्चर का अगर टेंस बदलना है तो उसमें वर्ब का चेंज करना पड़ता है, और हेल्पिंग वर्ब का मस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपको चेंज करना होता है। मेन वर्ब में आप अगर V3 और V4 को जनरली देखते हैं तो उसको बदलने से आप टेंस को नहीं बदल सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं कर सकते हैं। जबकि आप V1, V5 और V2 को बदलने से आप बात कर सकते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का। ये सारी बातें हम लोग पढ़ लिए थे, और आज मैं पहले आप लोगों से एक दो सवाल पूछूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे ट्रांसलेशन में। और आपको याद होना चाहिए कि ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, ये चीज़ पहले आपको सोचना होता है। उसमें एक दो बातें कंडीशंस होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ अभी, कि पिछले दिन हम लोग अंग्रेजी पढ़े। पिछले दिन हम लोग अंग्रेजी पढ़े। ये एक ट्रांसलेशन है, और आपको इसको इंग्लिश में बनाना है। तो आप क्या बनाते हैं, क्या हम आपको बताते रहे कि क्या सोचना होता है, कि यूं ही तो नहीं बना देना होता है, देखना होता है कि कैसे क्या होगा इसमें। तो आपको सबसे पहला बात तो ये चेक करना होता है ना। आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ बात बताया था, की पॉइंट्स, की आप ट्रांसलेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात ये होता है कि आपको ये सोचना होता है कि उसमें कौन सा टेंस है। और टेंस का पता कहाँ से लगता है आपको? उसके पहचान से। तो पहचान में आते हैं, और पहचान के रूप में यहाँ पे ए, और पूरे बात अगर आप पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि पिछले दिन हम लोग अंग्रेजी पढ़े। यानी जो वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, वो काम आपका हो चुका है। और जब अगर काम हो चुका है तो वो पास्ट में चला गया, और पास्ट में चला गया, ये बात तो हम लोग समझ गए। लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरी ये बात होता है कि आपको समझना है कि पास्ट में तो सिंपल पास्ट भी है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है। तो वो कौन सा पास्ट है, आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है। तो सिंपल पास्ट का पहचान क्या था आपको? लास्ट में क्या आइडेंटिटी होना चाहिए ट्रांसलेशन में? आ की मात्रा या आ था, याद आया है आपको? कोई भी हर्षी या दीर्घी के साथ थी की मात्रा, या ए थे, ऐसा कुछ। तो यहाँ पढ़े, ये तो उस पहचान से मैच करता है। इट मीन्स ये सिंपल पास्ट है। और यदि ये सिंपल पास्ट है तो कौन सा सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर लगेगा इसमें? सेंटेंस का फॉर्म भी देखना रहता है ना।
तो सेंटेंस का फॉर्म आप देखेंगे अफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। याद आ रहा होगा आपको कि आप इस तरीके से प्रेजेंट टेंस का जब पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे तो वहां भी हम लोग इसके लिए अभ्यास किए थे। और तो सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है और टेंस आपको पता चला कि ये सिंपल पास्ट का है। और अफर्मेटिव के लिए जो इसमें स्ट्रक्चर होता है वो आप क्या लगाते हैं, पहले सब्जेक्ट फिर V2 फिर ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर लगाते हैं। तो आपका इसमें सब्जेक्ट कौन चीज है, हम लोग। उससे पहले आपका ये यहाँ है पिछले दिन, वर्ड के रूप में है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे टाइम को बताया गया है कि कब। और ये आप एक चीज यहाँ से भी देख सकते थे कि यहाँ लिखा हुआ है पिछले दिन, यानी बीते हुए समय की बात करें, यानी पास्ट की बात करें। हम ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद वहां से आइडेंटिटी ले सकते हैं कि कौन से टेंस का है। तो पिछले दिन एक वर्ड के रूप में और उसका इंग्लिश होगा आपको लास्ट डे। इसको स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। स्ट्रक्चर में आपको पहले है लगाना सब्जेक्ट हम लोग, वी, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और वर्ब क्या है, पढ़ना। तो V1 में उसका क्या होता है आपको, रेड। और फिर इसका V2 में भी सेम बात, रेड। तो यहाँ सेकेंड फॉर्म लगाना है तो वी रीड, और ऑब्जेक्ट देना है। और क्या पढ़े आप, अंग्रेजी। तो ये हो गया आपका यहाँ इंग्लिश, वी रीड इंग्लिश, लास्ट डे वी रीड इंग्लिश। आप खुद से भी ट्रांसलेशन लेकर के इसको प्रैक्टिस करिए। मैं एक दो ट्रांसलेशन और पूछता हूँ। आप प्रेजेंट भी पढ़ लिए हैं तो ऐसा है कि आपको प्रेजेंट से भी हम पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ट्रांसलेशन है आपको कि आप क्यों आ रहे हैं, आप क्यों आ रहे हैं, आप क्यों आ रहे हैं। तो ये आपका कौन सा टेंस है, पहले तो आपको ये चेक करना है ना ट्रांसलेशन बनाने से पहले कि इसमें कौन सा टेंस है। तो टेंस का पहचान किससे होता है, उसका आइडेंटिटी लगा रहता है ट्रांसलेशन में। चूंकि यहाँ पे रहा है रही है लगा हुआ है, तो रहा है रही है या रहे हैं, कौन टेंस का पहचान होता है आपको याद होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो टेंस यहाँ पे हो गया आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और फिर दूसरी बात क्या सोचना होता है कि इसमें सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस आप देख रहे हैं कि WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड क्यों है, प्रश्नवाचक वो चिन्ह भी है, WH वर्ड है। WH वर्ड कैसा सेंटेंस होता है आपको बताएं पहले हम। तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का WH वर्ड का स्ट्रक्चर तो क्या होता है, आप पहले देते हैं WH वर्ड, फिर वहाँ जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब है वो आप देते हैं EG या R या M। उसके बाद फिर आप क्या देते हैं, सब्जेक्ट, फिर आप देते हैं V4, फिर देते हैं आप ऑब्जेक्ट, और फिर देते हैं आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसमें आपका WH वर्ड कौन चीज है, क्यों। तो क्यों के लिए आप प्रयोग करते हैं वाई। EG या R या M में से क्या, वो डिपेंड करता है आपको सब्जेक्ट पर। तो आपका सब्जेक्ट है आप, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप लगाएंगे R, और सब्जेक्ट है आप, अंग्रेजी में यू, वर्ब आना, V4, V1 में कम, V4 में कमिंग, वाई आर यू कमिंग। ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहे हैं नहीं पता, इट मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन बनाते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो ही बना पाएंगे, सिर्फ समझने से काम नहीं होगा, स्ट्रक्चर याद करना। आप स्ट्रक्चर को अपने कॉपी में लिखें, प्रैक्टिस करें, उसको याद करें। तो ये दो एग्जाम्पल से मैंने आपको पीछे का कुछ ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर आपको बताया। और आज के क्लास में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला टेंस का क्या फॉर्मूला है और कैसे क्या है। तो पास्ट टेंस में भी 4 होगा, जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस में 4 है। तो पास्ट टेंस का 3 हम लोग कल के क्लास में ही पढ़ लिया। और आज पास्ट टेंस का जो चौथा फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग,
उसका नाम है आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हर एक टेंस का पहला स्ट्रक्चर आप अफर्मेटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो कल हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाए, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट बनाए। तो आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रेजेंट का पूरा टेंस याद है तो आप पास्ट का बना सकते हैं, खुद से याद करने की आवश्यकता नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार से है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। तो सब्जेक्ट के बदलने से टेंस बदलता है? नो, नहीं बदलेगा। तो सब्जेक्ट, तो यहां भी सब्जेक्ट सेम। यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव। तो हेल्पिंग वर्ब के बदलने से तो टेंस बदलता है। तो हैज और हैव प्रेजेंट फॉर्म में है, इसको पास्ट में आप बदल रहे हैं, तो इसका पास्ट फॉर्म में क्या हो जाता है? हैड। कल आपने प्रेजेंट परफेक्ट में से पास्ट परफेक्ट बनाते वक्त भी इसको किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको एक हेल्पिंग वर्ब और लगाना है, बीन। बीन कैसा हेल्पिंग वर्ब है? जब आप वर्ब चैप्टर आप जब डिटेल्स में पढ़ते हैं वहाँ आप समझ पाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? V4। तो V4 से क्या टेंस बदलता है? तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ भी हम रख सकते हैं V4। फिर ऑब्जेक्ट से तो कोई, जैसे सब्जेक्ट से नहीं बदलता वैसे ही। और सिंस और फोर तो हम लोग टाइम को बताने के लिए करते हैं, सिंस या फोर। ये स्ट्रक्चर है। और सिंस और फोर कहाँ लगाते हैं, इसका अपना एक कहानी है। जैसे जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि सिंस कब लगाते हैं और फोर कब लगाते हैं। जब आपको समय के बारे में निश्चित तौर पे पता होता है तो आप सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब आपको समय के बारे में सिर्फ उसका गिनती पता होता है तो आप फोर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने वहाँ भी बताया था, अगर आप ये कह रहे हैं कि 10 वर्षों से, तो कौन सा 10 वर्ष? चालाकी यहाँ पे ये नहीं सोचना है ओवर स्मार्ट बनने की प्रयास कि मैं अभी से 10 साल पीछे चला जाता हूँ। अगर वहाँ क्लियर है तो ही हम सिंस लगाएंगे, कौन ईस्वी से। अगर ईस्वी का गिनती दिया हुआ है तो वहाँ ब्रेन लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको। 10 वर्षों से तो 4 लगेगा, और अगर रहेगा 2012 से तो वहाँ सिंस लगेगा। और अगर है 5 दिनों से तो पता नहीं कौन सा 5 दिन, तो 4। परंतु सोमवार से तो सिंस। 6 महीनों से पता नहीं कौन सा 6 महीना, लेकिन अगर है फरवरी से तो वहाँ सिंस लगाएंगे। 6 महीनों से तो 4 लगाएंगे। तो इसका पहचान, जैसे यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ता आ रहा है, ती आ रही है, तो यहाँ क्या चेंज हो जाएगा? आपको था लगा देना है, वहाँ पे पास्ट में हो गया। इसका पहचान ता आ रहा था, या ती आ रही थी, या ते आ रहे थे। ये आपका पहचान है। पहचान से बात नहीं बनता है, आपको बात को समझना पड़ेगा कि आखिर उसमें किस टाइप का सेंटेंस होता है, किस टाइप की बातें होती हैं। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताया था कि उसका मतलब क्या हुआ। ये जो वर्ड लिखे हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि आप मान लीजिए कि कोई ए और बी टाइम पीरियड है, मतलब जो
कोई वक्त का नाम हो सकता है, घड़ी के समय का, या किसी दिन का नाम हो सकता है, कुछ भी। अगर इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कोई काम शुरू हुआ था और अभी तक जारी है और आगे भी जारी रहेगा या नहीं वो तो डिसाइडेड नहीं है, परंतु अभी तक अगर जारी है, किसी पास्ट टाइम पे शुरू हुआ और जब आप उसको देखे, आपको उसके बारे में पता लगा और वो काम अभी भी जारी है, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि वह 6 महीनों से बीमार है, वह 6 महीनों से बीमार है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और क्यों? क्योंकि यह वह जो है कोई, वह व्यक्ति 6 महीना पहले से बीमार है और जिस वक्त आपको उसके बारे में खबर लगा वो उस वक्त भी बीमार है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बात हुआ। आप इस बात से नहीं समझ पाए हैं तो आप एक और उदाहरण, अगर मैं ये कहूं कि मैं 6 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पढ़ाने का काम 6 वर्ष पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। तो अगर सिचुएशन इस प्रकार का है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। तो यहाँ भी तो वही बात है, ये बात पास्ट में है, चूंकि यहाँ है हूँ लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट में है, और यहाँ था थी लगा देते हैं तो ये बात पास्ट में है। तो पास्ट में कहने का मतलब फिर यहाँ पे वही बात कि किसी समय पे आप देखे और फिर किसी पास्ट टाइम पे ही आप उस चीज को देखे हैं, उस वक्त वो जारी था, परंतु अब जारी है या नहीं है उस बात का आपको खबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन कोई काम किसी पास्ट टाइम पे शुरू हुआ और उसके बाद आपको जानकारी मिली और वो टाइम जब आपको जानकारी मिली वो टाइम भी खत्म हो गया, इट मीन्स वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो बात को इस प्रकार से समझना होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इसी चीज को पास्ट परफेक्ट में बदल दे रहा हूं, तो सिर्फ एक बात चेंज करना है कि मैं 6 वर्षों से पढ़ा रहा था। 6 वर्षों से पढ़ा रहा था मतलब किसी 6 वर्ष पहले शुरू किए थे और अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उस समय का, वो पढ़ाने का वक्त भी खत्म हो चुका, बात हम उसकी अब कर रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान देना होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये इस प्रकार से है। तो इसको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। सब्जेक्ट है पहले मैं, आई, उसके बाद हैड, फिर हेल्पिंग वर्ब बीन, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म पढ़ाना तो टीच का फोर्थ फॉर्म टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे थे पता नहीं, टाइम की बात है 6 वर्षों से, तो पता नहीं कौन सा 6 वर्ष, तो लगाएंगे 4। पता रहता है कि 2012 से 15 से 16 से, तो सिंस 4 6 ईयर्स। ये है आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, पहचान और उसका एक एग्जाम्पल। तो बात तो ये हो गया आपको कि पास्ट में भी चारों फॉर्म को हम लोग देख लिए। इसका इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, WH वर्ड स्ट्रक्चर बनाना ये आपका जिम्मेदारी है। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में हमने आपको बता दिया कि कैसे बनाया जाता है। आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स को देखते रहें, याद कर लें पूरे अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया रहेगा ट्रांसलेशन बनाने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। और आप देख रहे हैं क्या समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा बता भी दिया करिए ताकि हम समझ पाएँ कि आपको कहाँ समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। और बताने का जरिया हमारे आपके बीच में संवाद का जरिया अभी के दौर में यहाँ पे बस कमेंट करके ही आप अपनी बात मुझे बता सकते हैं। अन्यथा आप क्या समस्या फील कर रहे हैं, क्या सुविधा फील कर रहे हैं, इस बात की जानकारी तो मुझे नहीं पता लग रही है। हम आपको एक बात शुरू में ही बताए थे कि ट्रांसलेशन को टेंस के लिए स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन के लिए टेंस का स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव के लिए भी पढ़ना पड़ता है। तो जब प्रेजेंट टेंस का चारों स्ट्रक्चर ख़त्म किए तो वहाँ भी हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बात किए थे। और आज पास्ट टेंस का ख़त्म किए हैं, तो पास्ट टेंस में भी एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि आप क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या सोचेंगे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन में ये है आपको कि आई डैश फिनिश्ड, आई डैश फिनिश्ड पास्ट टेंस। और आपका कोई ऑप्शन है कि आप इसमें हैव लगाएंगे, कि आप इसमें एम लगाएंगे, कि आप इसमें हैड लगाएंगे, कि आप इसमें वाज लगाएंगे। एक क्वेश्चन आपका ये हुआ, और क्या जवाब आप देते हैं बताइए। एक और क्वेश्चन आप सोचिए दोनों प्रश्न को के लिए अपने आंसर, फिर हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन है आपका कि यू प्ले क्रिकेट डिड यू प्ले क्रिकेट। और ऑप्शन में है आपके पास ड्यू, बी में है आपके पास आर, सी में है आपके पास आंसर वेयर, और डी में है आपका आंसर हैव। आप दोनों प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। इसमें हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या टेंस का सिर्फ ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से स्ट्रक्चर पढ़ के हम इस प्रश्न को बना सकते हैं अच्छे से या नहीं बना सकते हैं। अगर आप बना पा रहे हैं कंफर्टेबली, इजीली, तो अपना राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप क्या सोच पा रहे हैं कि इसको अलग तरीके से पढ़ना समझना ज़रूरी है। ये इसका जब हम क्वेश्चन आपको कराएंगे तब आप देख पाएंगे कि ये कितना मस्ट इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को सीखना, सोल्व करना। तो देखिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहली बात कि ये टेंस का क्वेश्चन है, इस बात का क्या प्रूफ है, क्योंकि एग्जाम में तो सिर्फ लिखा रहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, वहाँ ये नहीं लिखा रहेगा कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू टेंस। आपको खुद समझना पड़ेगा। जब ऑप्शन में आपको वर्ब के बारे में पूछा जा रहा हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब चाहे मेन वर्ब, देन इट इज क्लियर दैट कि वो टेंस का क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। तो यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है कि एम लगाना है कि हैड लगाना है कि वाज लगाना है, क्या लगाएंगे। तो इसके लिए भी मैंने आपको की पॉइंट्स बताया था कि आप चेक करिए, वहाँ आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का अपना रिलेशंस है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स। कि आपको याद होगा अगर हेल्पिंग वर्ब
डू या डज हो प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल पास्ट में डिड हो, तो मेन वर्ब V1 का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर के माध्यम से ये बात आपको पता चलता है जब आप स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तब। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप देख लीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, इज या आर या एम, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है हेल्पिंग वर्ब, वाज या वेयर। तो आप कौन से मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, V4 का। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, स्ट्रक्चर से आपको याद होना चाहिए, हैज या हैव, और पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, और दोनों जगह जो मेन वर्ब है वो क्या है, V3। उसके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बात करिए, हैज या हैव प्लस बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो कि अभी अभी हम लोग स्ट्रक्चर्स को पढ़े हैं, वहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या है, हैड प्लस बीन, और दोनों जगह मेन वर्ब कौन सा है, V4। तो ये आपको प्रेजेंट टेंस का जब क्लास खत्म किए थे हम लोग, तो वहाँ भी इस तरीके से हमने बात किया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप वो क्लास भी देखिए, तो आपको यहाँ समझने में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो हमने वहां आपको ये बात बताया था कि यदि आपको हेल्पिंग वर्ब पूछा जा रहा है तो मेन वर्ब दिया होगा क्वेश्चन में, और यदि मेन वर्ब पूछा जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब दिया होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स कि क्वेश्चन में कोई ना कोई होगा जो मेन वर्ब दिया होगा। तो मेन वर्ब यहाँ पे आपको फिनिश कि हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा है तो मेन वर्ब दिया हुआ है, और मेन वर्ब हमारा फिनिश्ड है जो कि V3 है। और जब ये V3 है तो आप यहाँ देखिए, यहाँ आकर के देखिए, ये जो गन जैसा जो फॉर्मूला है जहाँ से आप टेंस के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ आपको क्या पूछ रहा है, V3 है तो कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, हैज ऑप्शन में है, नहीं है, हैव है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है, हैड है, यानी ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये और ये ऑप्शन नहीं हो सकते, दो ऑप्शन कैंसिल हो गया। इस फॉर्मूला से आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हम आपको इसको अलग से पढ़ाएंगे बाद में, अभी तो ट्रांसलेशन को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप देखिए, अपना पेशेंस बना करके रखिए। अगले क्लास में हम लोग जब टेंस का पूरा स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन के लिए ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद फिर इस तरीके का प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ अब V3 है तो हैव हो सकता है और हैड हो सकता है, तो हैव लगाएं कि हैड। एक बार आप सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का तालमेल देख लीजिए कि वो उसमें क्या है, क्योंकि इसके हिसाब से भी कोई कोई ऑप्शन कट हो जाता है। जैसे आई के साथ बताइए हैव लग सकता है कि नहीं लग सकता है, तो आई के साथ हैव बिल्कुल लग सकता है, और आई के साथ हैड लग सकता है कि नहीं लग सकता है, तो आई के साथ हैड भी लग सकता है। तो जब आई के साथ हैड भी लग सकता है और हैव भी लग सकता है, इसका मतलब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के वजह से आप दोनों में से किसी ऑप्शन को छांट नहीं पाए। जैसे यहाँ पे आप V3 की वजह से एम और वाज को छांट लिए, यहाँ सब्जेक्ट की वजह से हमने कोशिश किया कि कोई ऐसा तालमेल, क्योंकि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में भी ऐसा है कि सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ सभी सब्जेक्ट का प्रयोग पॉसिबल नहीं है। तो आप बताइए, यदि आप अगर हैव भरते हैं तो ये प्रेजेंट में जाएगा, और हैड भरते हैं तो पास्ट में। तो हम प्रेजेंट में है कि पास्ट में, क्वेश्चन से पता लगाएंगे, और क्वेश्चन में क्या है कि आई फिनिश्ड पास्ट टेंस। यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ है जिससे आपको, डियर स्टूडेंट्स, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ चुका था जिसको लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा आपको वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिला होगा। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और यहाँ तक बात कर लिए थे कि या तो ए ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। तो या तो हैव होगा या तो हैड होगा। तो हैव लगाते हैं तो प्रेजेंट में जाएगा, और हैड लगाते हैं तो ये पास्ट में जाएगा। तो क्या इस प्रश्न में कहीं भी क्लियर है कि जिससे ये बात पास्ट का हो, कहीं भी क्लियर नहीं है। जैसे कि यस्टरडे लगा होता, 2 डेज एगो लगा होता, लास्ट वीक लगा होता, लास्ट मंथ लगा होता, कुछ भी ऐसा लगा होता,
तो ये पास्ट में जाता, तब हम इसमें हैड लगाते हैं। नहीं, ये अगर पास्ट में नहीं है तो इसका मतलब प्रेजेंट में हम इसका आंसर लगाएंगे और इसका सही उत्तर आपको हैव हो जाएगा। उसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का, तो फिर से आप देख रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन में भी आपको हेल्पिंग वर्ब ही पूछ रहा है। और अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में आपको मेन वर्ब दिया होगा। तो मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे क्या है, प्ले। और प्ले कौन सा मेन वर्ब है, तो V1। तो आप देखिए कि अगर V1 मेन वर्ब है तो कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। डू है अवेलेबल, यानी ये हो सकता है। डज नहीं है अवेलेबल। डिड नहीं है अवेलेबल। यानी कि यहाँ तो बिल्कुल आसानी से पता चल गया कि इसमें कौन सा आंसर होगा, बस इस फॉर्मूला से। आर नहीं हो सकता क्योंकि आर होने के लिए मेन वर्ब V4 होना चाहिए, यहाँ V1 है। वेयर होने के लिए भी मेन वर्ब V4 होना चाहिए, और है इसलिए ये भी नहीं होगा। और हैव तब होगा जब मेन वर्ब V3 होना चाहिए। तो बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करते हैं टेंस का। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताया, आप 1-2 क्वेश्चंस और देखिए और फिर बताइए मुझे कि क्या होता है। आप 1-2 क्वेश्चंस आपको सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त हम देंगे, और आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट के माध्यम से मेरे पास तक आप अपना आंसर भेज सकते हैं। क्वेश्चन है आपका कि यू डिड नॉट मी, और आपका ऑप्शन ए में है कॉल, बी में है आपके पास कॉल्ड, सी में है आपके पास कॉलिंग, और डी में है आपको नन। इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए सोच करके। इस टाइप से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में टेंस का। ये तो बहुत ही ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन है। इसका तो हाई वोल्टेज का क्वेश्चन जब आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको देखेंगे, तो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात को इस तरीके से समझना। जब हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाएंगे तो बताए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो आप आई होप सोच लिए होंगे आंसर। यहाँ हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि हमसे मेन वर्ब के बारे में पूछा जा रहा है। कॉल मेन वर्ब है जो कि V1 है। कॉल्ड मेन वर्ब है जो कि V2 और V3 हो सकता है। कॉलिंग V4 है। यानी अगर मेन वर्ब पूछ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब दिया होगा। तो क्वेश्चन में आप जाते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिड हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ। तो आप इस गन फॉर्मूला के पास आइए और देखिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब आपको डू या डज या डिड मिल गया ना, कि अगर हेल्पिंग वर्ब डिड है तो मेन वर्ब कौन सा होना चाहिए, V1। देन आंसर इज क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं आप। आई होप आप बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये आपका पास्ट टेंस से भी या प्रेजेंट से भी, दोनों से मिक्स करके मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दिया। और अभी तक हम लोग आपको टोटल प्रेजेंट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर और पास्ट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर खत्म कर लिए। अब आपको जरूरी है फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ने का। आप याद जरूर करिएगा, अगर आप याद नहीं करेंगे तो गलत बात है, फिर हम आगे आपको नहीं समझा पाएंगे। टेंस के बाद जब आप वॉइस को पढ़ेंगे, सिलेबस क्या है 12th का मैंने बता चुका है। आप क्लास के फर्स्ट वीडियो को जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल थंबनेल में लिखा हुआ है कि 12th कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश का, लिटरेचर का। वहाँ आप अच्छे से समझ पाते हैं बात को। तो प्रेजेंट और पास्ट के लिए स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट कर लिए, और अब हम लोगों का जिम्मेदारी है कि हम लोग फ्यूचर के लिए इस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस में क्या होता है स्ट्रक्चर, वहाँ भी 4 प्रकार का टेंस है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो जिस प्रकार से आप इधर बनाते आए हैं प्रेजेंट से पास्ट, तो फिर पास्ट से फ्यूचर भी बनाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना रखते हैं।
और फिर अगले क्लास में आगे की बात करेंगे। तो मैं आप लोग से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी बात अच्छे से समझ में आ रही है तो कृपया इसको और भी लोगों तक पहुँचाइए ताकि सभी को समझ में आ सके। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें क्लास में आ रही है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपना सारा बात बताइए कि क्या समझ पा रहे हैं आप, क्या नहीं समझ पा रहे हैं। और ये तो मैं अभी क्लास दे रहा हूँ आपको 12th बोर्ड के सिलेबस के लिए, परंतु मैं बेसिक से ट्रांसलेशन के लिए, स्पीकिंग के लिए, इन सभी चीज़ों का अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको सभी क्लासेस का वीडियो देखने को मिलेगा। मैं कंटिन्यू करूँगा उन चीज़ों को धीरे धीरे, सारी चीज़ें जैसे कि बेसिक ग्रामर्स होना चाहिए, जहाँ आइडम्स एंड फ्रेज होते हैं, अरे अलग अलग प्रकार की चीज़, ट्रांसलेशंस के लिए स्ट्रक्चर, सारी चीज़ों को मैं अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि आप अपने जीवन में इंग्लिश को सही तरीके से समझ पाएँ। उसके बाद फिर ये आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा रिस्पॉन्स दें, समझे बात को। यही कहना है आपसे, पढ़ें, स्ट्रक्चर्स को याद कर लीजिएगा सभी आदमी। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।